बोइंग कंपनी की बर्बादी का अमल 5 जनवरी 2024 से शुरू हुआ जब अलास्कन एयरलाइन के एक एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स का इमरजेंसी एग्जिट डोर हवा में ही निकल गया। इस दौरान जहाज में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ऑक्सीजन मास्क निकल आए, हर तरफ चीखो पुकार, इंजन और तेज हवा की आवाजें पूरे केबिन में गूंज उठी। ये है पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन। Yes, we are emergency. We are depressurized. We do need to return back to. We have 177 passengers. Fuel is 18.8. आपको बताते चले कि हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हवा में ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसीलिए जहाज के केबिन में आर्टिफिशियल प्रेशर भरा जाता है और जाहिर है जब उसका दरवाजा ही निकल गया तो केबिन का सारा प्रेशर लीक हो गया। अलास्कन एयरलाइन की फ्लाइट 1282 में इस वक्त 171 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। खुशकिस्मती से जहाज को तो वापस पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करवा दिया गया और आसमान से गिरने वाले दरवाजे ने भी जमीन पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये हादसा न्यूज मीडिया की हेडलाइंस बन गया। सबका एक ही सवाल था कि बोइंग जैसी इतनी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी के जहाज का दरवाजा ऐसे कैसे निकल सकता है, और खास तौर पर जब जहाज सिर्फ 2 महीने पुराना हो। इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि इमरजेंसी एग्जिट डोर को एक तो री इंस्टॉल किया गया था और दूसरा ये कि जहाज की डिलीवरी से पहले उसमें 3 नट बोल्ट्स नहीं लगाए गए थे। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। क्या ये बोइंग की लापरवाही का नतीजा है? बोइंग ने खुद को एक इंजीनियरिंग फर्म से बिजनेस मॉडल में कैसे और क्यों बदला? और 2018-19 में बोइंग 737 मैक्स में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ग्लिच 2 भयानक एयर क्रैशेस की वजह कैसे बना? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एयर ट्रैवल करने वाले ज्यादातर ट्रैवलर्स इस बिना पर जहाज में सफर करते हैं क्योंकि उनका भरोसा होता है एयरलाइंस पर और जहाज बनाने वाली कंपनी पर अलास्कन एयरलाइन के साथ होने वाले इस हादसे ने बोइंग कंपनी का ये भरोसा, ये ट्रस्ट तोड़ दिया है। सिर्फ यही एक हादसा नहीं था जिसने बोइंग कंपनी का ट्रस्ट तोड़ा। 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया की लायन एयर फ्लाइट 610 सुकर्नो हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई। ये बोइंग कंपनी का 737 मैक्स एयरक्राफ्ट था। अभी टेक ऑफ किए इनको 13 ही मिनट गुजरे थे कि प्लेन कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा। पहले इसकी नोज डाउन होती है, फिर दोबारा से जहाज ऊपर की तरफ जाता है और फिर फाइनली नोज दोबारा से डाउन होती है और जहाज जावा सी में जाकर क्रैश हो जाता है। इसमें टोटल 189 लोग थे जिनमें से एक भी नहीं बच पाया। इस हादसे को अभी 5 महीने ही गुजरे थे कि इसी किस्म का एक और हादसा दुनिया ने देखा। इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 10 मार्च 2019 को बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इथियोपिया से कीनिया की तरफ उड़ान भरती है। सिर्फ 6 मिनटों के बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और करीबी गांव में जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में 157 लोग दुनिया से चले गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि ये एयरक्राफ्ट भी बोइंग कंपनी का 737 मैक्स था। सेम जहाज का मॉडल और 5 महीनों में दूसरा क्रैश। टोटल 344 कीमती जानें जाया हो गई। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि दोनों एयरक्राफ्ट्स का क्रैश होने से पहले बिहेवियर काफी अजीब और मिलता जुलता था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बोइंग 737 मैक्स में एक ऐसा फ्लॉ ढूंढ निकाला जिसकी वजह से ये दोनों प्लेन क्रैश हुए थे। ये फ्लॉ क्या था, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बोइंग इस लापरवाह रवैये तक पहुंच कैसे गई। बोइंग कंपनी पहले सिर्फ एक इंजीनियरिंग कंपनी हुआ करती थी। 1916 में विलियम ई बोइंग ने कंपनी की बुनियाद डाली, जो पहले सिर्फ रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और एयरप्लेन्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते थे। 1969 में बोइंग ने अपना मशहूर जमाना बोइंग 747 लॉन्च किया, जिसको क्वीन ऑफ द स्काईज का लक़ब दिया गया था। जहाज का ये मॉडल हवाई सफर में एक नया इनकलाब लेकर आया। उस वक्त ये कहा जाता था कि इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, यानी बोइंग पर लोगों को इतना भरोसा था कि इस जहाज के अलावा लोग किसी और में सफर ही नहीं करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बोइंग का ये ट्रस्ट लेवल इस हद तक गिर चुका है?
یہ 2024 میں بوئنگ جہاز کے ساتھ ہوئے حادثات کی ایک لسٹ ہے۔ اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف 2024 جنوری میں ہی بوئنگ کے 5 جہاز چھوٹے بڑے حادثات کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ انڈسٹری ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بوئنگ کی بربادی کا عمل 1997 میں شروع ہوا تھا۔ 1990s میں جب امریکہ اور سوویت کی کولڈ وار ختم ہوئی تو اس وقت بوئنگ کی انکم پر بھی کافی فرق پڑا، کیونکہ بوئنگ ایک انجینئرنگ فرم تھی جو امریکن ملٹری کے ساتھ کانٹریکٹ پہ کام کرتی تھی، اور ظاہر ہے کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد یہ کانٹریکٹ بھی ختم کر دیا گیا۔ اس ڈر سے کہ ان کی انکم پر فرق نہ پڑے، انہوں نے اپنے کمپٹیٹر ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ کمپنی میکڈونلڈ ڈوگلس کو $14 بلین یعنی آج کے قریب 1150 ارب روپیوں میں خرید کر خود کو ایئر لائن انڈسٹری کا اکیلا بے تاج بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ ایویشن انڈسٹری کے اس سب سے بڑے مرجر کے بعد بوئنگ نے اپنے آپ کو انجینئرنگ فرم سے ایک بزنس ماڈل میں بدل دیا۔ جن کا کام تھا پرفیکٹ جہاز بنانا، وہ اب اسٹاک مارکیٹ میں آ کر اپنے شیئر ہولڈرز کے پروفٹ اور لاس کو دیکھنے میں لگ گئے۔ بوئنگ اپنے کمپٹیٹر میکڈونلڈ ڈوگلس کو خرید کر پوری ایویشن انڈسٹری پر اکیلا راج تو کرنے لگا، لیکن یہ آزادی زیادہ وقت نہ چل سکی۔ 2003 میں بوئنگ کو ٹکر دینے کے لیے یورپین ایئر لائن مینوفیکچرر ایئر بس میدان میں آ گیا۔ 2010 میں بوئنگ کی سیلز کو ایک زوردار جھٹکا لگا جب ایئر بس نے اپنا A320 نیو لانچ کیا۔ یہ ماڈل ایئر بس نے خاص مارکیٹ کی ڈیمانڈز کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کا انجن خاص طور پر فیول ایفیشنٹ بنایا گیا تھا، یعنی یہ کم فیول میں زیادہ ڈسٹینس کور کر لیتا تھا۔ اسی سال کے دسمبر میں ایئر بس A320 نیو کے 667 یونٹس صرف ایک ہی ہفتے میں بک گئے۔ ایئر بس کی اس کامیابی نے بوئنگ کے پیروں تلے زمین ہی کھسکا دی۔ وہ بوئنگ جو پچھلی کئی دہائیوں سے اس انڈسٹری پر اکیلا راج کر رہا تھا، اس کو اتنے آرڈرز پورے سال میں نہیں ملتے تھے۔ اگلے سال یعنی 2011 میں بوئنگ نے ایک نیا جہاز 737 میکس کے نام سے لانچ کر دیا۔ یہ ایئر بس A320 نیو کی ٹکر میں لانچ کیا گیا تھا۔ بوئنگ کے اس قدم نے ایئر لائن انڈسٹری میں اپنی عزت تو بچا لی، لیکن یہ وہی جہاز کا ماڈل تھا جس کا 2018 اور 19 میں بھیانک کریش ہوا۔ اصل میں ہڑبڑاہٹ میں آ کر ایئر بس سے مارکیٹ شیئر واپس لینے کے چکر میں بوئنگ یہاں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا۔ بوئنگ کو یہ نیا جہاز لانچ کرنے کی بہت جلدی تھی۔ انہوں نے اس نئے جہاز میں ایکسٹرا فیول ایفیشنٹ انجن انٹروڈیوس کروائے، پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ انجن کافی بڑے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نئے انجن کے لیے جہاز کی پوری ڈیزائننگ دوبارہ سے ہوتی، لیکن بوئنگ نے ایسا نہیں کیا۔ جلدی کے چکر میں انہوں نے یہ نیا اور بڑا انجن سالوں پرانے ایئر کرافٹ میں ہی لگا دیا، جس سے انجن کا وزن پلین کے اگلے پورشن میں زیادہ ہو گیا۔ یعنی اس نئے انجن نے ایئر کرافٹ کی ایرو ڈائنامکس بدل دی۔ سینٹر آف گریوٹی چینج ہونے کی وجہ سے فلائٹ کے دوران کچھ کنڈیشنز میں بوئنگ 737 میکس کی نوز اوپر ہو جاتی تھی۔ اس چیز کو فکس کرنے کے لیے بوئنگ نے ایک نیا سافٹ ویئر بنایا، مینوورنگ کریکٹرسٹکس آگمنٹیشن سسٹم یا پھر MCAS۔ آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو یہ سافٹ ویئر ایک سینسر کی مدد سے معلوم کرتا کہ پلین کا اینگل آف اٹیک کیا ہے، یعنی اس کی نوز اوپر ہے یا نیچے۔ اس سینسر کو اینگل آف اٹیک سینسر کہتے ہیں۔ اگر نوز ضرورت سے زیادہ اوپر ہوتی ہے تو یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی ایلیویٹرز کو ڈاؤن کر کے جہاز کی نوز کو خود بخود بنا پائلٹ کے ان پٹ کے نیچے کر دیتا ہے۔ یہ ایک نیا سسٹم تھا جو اس سے پہلے ماڈلز میں انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب بھی کمرشل ایئر پلینز میں کوئی نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جائے تو اس کے لیے پہلے اپروولز لینے پڑتے ہیں، ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پائلٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس ٹریننگ میں وقت اور پیسہ دونوں بہت زیادہ لگتے ہیں، پر کیونکہ ان کو بہت جلدی تھی تو انہوں نے MCAS کے بارے میں نہ ہی ایئر لائنز کو کچھ بتایا، نہ ہی پائلٹس کو، اور نہ ہی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کو، جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جب سافٹ ویئر خود ہی پلین کو سیدھا کر سکتا ہے تو پھر پائلٹس یا ایئر لائنز کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں چیزیں بگڑنا شروع ہو گئیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے جانا کہ MCAS صرف ایک سینسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اینگل آف اٹیک سینسر۔
बोइंग को इस बात का इल्म नहीं था कि अगर ये सेंसर ही खराब हो गया तो फिर क्या होगा। अगर ये सेंसर खराब हो गया या फिर किसी वजह से इसने MCAS को गलत रीडिंग दे दी तो बिना पायलट इनपुट के सीधा चलता हुआ जहाज भी अचानक नोज डाइव करेगा, जिसको फिर कंट्रोल करना पायलट के बस की बात भी नहीं होगी। और ऐसा ही कुछ लायन एयरलाइन फ्लाइट 610 और इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 के साथ हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन टीम को बोइंग की इस लापरवाही का इल्म हुआ तो वो दोनों प्लेन क्रैशेस का कसूरवार बोइंग समेत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर FAA को भी ठहराने लगे, क्योंकि FAA का ही काम था इस चीज की जांच करना। जिस वक्त ये मामला गर्म हुआ तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बोइंग 737 मैक्स के 387 एयरक्राफ्ट्स सर्विस में थे और इन सब को एक साथ ग्राउंड कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इसके नतीजे में एक तरफ बोइंग की स्टॉक प्राइस गिर गई और उनको 20 अरब डॉलर्स का घाटा हुआ। वहीं बोइंग के खिलाफ कोर्ट ने FAA को धोखे में रखने पर 2.5 अरब डॉलर्स का जुर्माना अलग से लगाया। बोइंग को एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ इनके अपने एम्प्लॉयज का ही रहा है। कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट की खबरें वहां काम करने वाले टेक्नीशियंस ने ही लीक की थी। सोशल मीडिया पर बोइंग फैक्ट्री की एक वीडियो लीक हुई जिसमें टेक्नीशियंस से पूछा गया कि क्या वो बोइंग के प्लेन्स पर सफर करना चाहेंगे। मौके पर मौजूद जितने एम्प्लॉयज थे उन्होंने साफ मना कर दिया। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में खौफ की एक लहर दौड़ गई। फैक्ट्री टेक्नीशियंस ने पुराने जहाज के पार्ट्स नए जहाजों में लगाने का भी हैरान कुन इंकशाफ किया, वो जहाज जो दुनिया भर की एयरलाइंस को डिलीवर भी किए जा चुके थे। तमाम एयरलाइंस ने अपने अपने बोइंग 737 मैक्स की इंस्पेक्शन करवाई, जिस पर मालूम पड़ा कि कहीं पर रिविट्स सही से नहीं लगाई गईं तो कहीं पर पुराने पुर्जे वो भी लूज पड़े थे। नवंबर 2020 में तमाम ग्राउंड हुए 737 मैक्स को इंस्पेक्शन, पायलट ट्रेनिंग और कुछ चेंजेस के बाद दोबारा से सर्विस कर दिया गया। पर बोइंग की रेपुटेशन पर लगा दाग अभी धुला ही नहीं था कि एक और मसला खड़ा हो गया। बोइंग में काम करने वाला एक एम्प्लॉय विसल ब्लोअर यानी मुखबिर बन गया और उसने रिटायरमेंट के बाद बोइंग में होने वाली बेज़ाब्तियों की कहानी मीडिया पर लीक कर दी। 32 सालों तक बोइंग में काम करने वाले जॉन बार्नेट 2010 से 2017 तक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। 2016 में अपनी रिटायरमेंट से पहले बार्नेट का कहना था कि बोइंग के एक सीनियर मैनेजर ने स्क्रैप हाइड्रोलिक ट्यूब प्लेन में इंस्टॉल किया। इस तरह के और भी कई एक्शंस बार्नेट ने नोटिस किए जिसमें पुराने इस्तेमाल शुदा पार्ट्स नए प्लेन में लगाए जाते थे। बार्नेट ने कई कंप्लेंट्स भी की, लेकिन इसका बोइंग की सीनियर मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके नतीजे में इसको डिग्रेड करके किसी छोटी पोस्ट पर लगा दिया गया। 2017 में अपनी रिटायरमेंट के बाद बार्नेट ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की और बोइंग में होने वाली सारी मिसमैनेजमेंट के सबूत भी दिए। 4 सालों तक ये केस चलता रहा, लेकिन बार्नेट ये केस हार गए। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील भी की, जिसका फैसला अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा 2024 में जब अलास्कन एयरलाइन के बोइंग 737 मैक्स का दरवाजा हवा में ही निकल गया तो उसके बाद बार्नेट ने बोइंग कंपनी पर एक और लॉ सूट कर दिया। 9 मार्च 2024 को कोर्ट में इस केस की तीसरी पेशी थी, लेकिन उस दिन जॉन बार्नेट कोर्ट में पेश नहीं हो सके, बल्कि वो अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। जी हाँ, अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो वो सुसाइड नहीं होगी। पुलिस ने बताया कि जॉन ने अपने आप को खुद गोली मारी है, लेकिन क्योंकि इनकी मौत से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, इसीलिए पुलिस इनकी मौत पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब क्योंकि जॉन बार्नेट ही नहीं रहे तो बोइंग के खिलाफ केस का क्या होगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां बोइंग की मार्केट वैल्यू पहले ही डाउन ट्रेंड में थी, अलास्कन एयरलाइन के साथ हुए हादसे और जॉन बार्नेट की मौत के बाद इनके स्टॉक्स को दोबारा से एक झटका लगा है। पैसेंजर्स और एयरलाइंस के बीच जो बोइंग का भरोसा टूटा है, उसको वापस से बहाल करने में शायद बोइंग को अगले कई साल लग जाए। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।